तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए हम उसे पहले इतिहास को ही हम 3 भाग में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आएगा। अब प्रागैतिहासिक काल होता क्या है? देखिए, जो लिखा नहीं गया है, लिखा भी नहीं गया है और पढ़ा भी नहीं गया है, वो क्या हो गया? प्रागैतिहासिक काल। यानी कि जिसकी ना कोई लिखित जानकारी है और लिखित है ही नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। तो ये जो समय आ गया वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आ गया। अब आता है आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल में जो है लिखा गया है, लिखा तो गया है इसके विषय में, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तो इसमें जो है ये लिखा गया है, पढ़ा नहीं गया है, तो इसमें आ जाती है अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि देखिए, उन्होंने अपनी मोहरों पर लिखा तो है, भाषा तो उनकी थी, लेकिन उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो आ जाता है आदि ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल जो है उसमें जो आएगा वो लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो जब हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है जिस दिन पढ़ी जा सकेगी, उस दिन ये भी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगी। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो है ना, वो कुछ बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है या फिर इंटरेस्ट नहीं आता है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ये भी क्या है, इसमें क्या है। लेकिन इसको अगर थोड़े से इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन के निकलते हैं, जो बहुत सारे एग्जाम्स में हमारे पूछे भी जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से हम इसे पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को साथ साथ सारी चीज़ें याद होती चली जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इसे समझ रहे हैं तो थोड़े से 1-2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते हैं एग्जाम में, वो साथ साथ हम करते जाएंगे। तो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ही तो सारी चीज़ें हैं अपनी। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना की अगर बात करें तो पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है 1861 में। कब होती है? 1861 में। और किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी इसकी स्थापना। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम में 1-2 बार आ चुका है, तो इसे याद रखेंगे कि पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है वो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि यूनेस्को। देखिए यूनेस्को, क्योंकि हम जितना भी इतिहास पढ़ेंगे, अपना आर्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूनेस्को ने अपने में शामिल की हैं। यानी कि विश्व धरोहर सूची में जो है उन्होंने उनको शामिल किया है। और इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है, एक मिनट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल CULTURL कल्चरल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, हाँ पूरा ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी यूनेस्को की फुल फॉर्म है। और इसका अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है ये
मुख्यालय इसका है फ्रांस, पेरिस में, फ्रांस में है, पेरिस में। और पुरातत्व विभाग का मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक है, अब देखिए पुरातत्व संग्रहालय की हमने, पुरातत्व विभाग की हमने बात कर ली, यूनेस्को की बात कर ली। अब प्रागैतिहासिक काल जो है हमारा टॉपिक है, तो इसमें हम शुरुआत जो करते हैं वो करते हैं एजोइक, पेलोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक युग से, कि भाई धरती की स्टार्टिंग कैसे हुई। अब आप सोचेंगे कि ये तो मतलब हिस्ट्री का विषय हो गया, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इनको क्रम में लगाने का जो क्वेश्चन है वो एक एग्ज़ाम में आ चुका है। मैंने अब तक एक एग्ज़ाम में देखा है, लेकिन आया है ये क्वेश्चन कि इनको क्रम में लगाएं, कि जो भी युग थे हमारे उनको क्रम में लगाना। तो एक बार इसे देख लेते हैं। अब देखिए नंबर 1 पे जो है वो आता है एजोइक, एजोइक। फिर नंबर 2 पे आ जाता है पैलियोजोइक, और नंबर 3 पे आ जाता है मेसोजोइक, और नंबर 4 पर आ जाता है सीनोजोइक। तो इनको क्रम में लगाना एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इनको आप या तो कोई ट्रिक बना लें इनके फर्स्ट उससे अक्षर से, जैसे ए है इसमें, पे है, मैं है, से है, मतलब अपने तरीके से इसे याद कर लें, या 5-6 बार आप कंटिन्यू बोलेंगे एजोइक, पेलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। एजोइक जो है वो उस काल में जो है उस युग में अमीबा बना था, सबसे पहले अमीबा धरती पे बना था। फिर जो है पैलियोजोइक युग में जो है अकशेरुकी जीव बने थे, जैसे बिल्कुल छोटे छोटे जीव। तो कोरल इसमें आ जाता है, कोरल होता है देखो समुद्र में, वो बिल्कुल वाइट वाइट जो घास का दिखता है आपको, तो वो थोड़ा हार्ड होता है, बाहर जब रख देते हैं उसको तो वो हार्ड हो जाता है, घास की शेप का होता है ना थोड़ा सा इस तरीके से, तो ये कोरल होता है। ठीक है, तो कोरल और जेलीफिश जो है इस युग में हुई पैलियोजोइक में, और मेसोजोइक में कशेरुकी जीव हो गए, जैसे कि सांप और मगरमच्छ जो रेंगने वाले थे, और सिनोजोइक में हो गए स्तनधारी, जैसे कि हम हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको याद रखेंगे कि पहले में अमीबा, दूसरे में कोरल और जेलीफिश, तीसरे में सांप और मगरमच्छ, और चौथे में जो है वो स्तनधारी जीव। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल जो शब्द है, प्रागैतिहासिक काल, इस शब्द का सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डैनियल विल्सन ने किया था, डैनियल विल्सन। ये नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि प्रागैतिहासिक काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये डैनियल विल्सन ने किया था। और अपनी पुस्तक में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उसका नाम था द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्रिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्रिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो इसमें जो है प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। और देखिए 1863 में लुबाक महोदय ने, 1863 में लुबाक महोदय ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, इसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, ताकि हम इजीली इसको पढ़ सकें और याद कर सकें। तो पुरापाषाण काल, पहले नंबर पर पुरापाषाण काल, दूसरे पर मध्यपाषाण काल, और तीसरे पर नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल का समय जो है इन्होंने बताया 50,000 से 25,000 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व। और मध्यपाषाण काल का समय बताया है 25,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और नवपाषाण काल का समय बताया इन्होंने 10,000 ईस्वी पूर्व से
3000 ईस्वी पूर्व। तो 3000 ईस्वी पूर्व में जो है अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता का टाइम पीरियड है ये वाला। तो इससे पहले का समय जो है प्रागैतिहासिक काल का है। तो ऐसे इन्होंने डिवाइड किया। यहाँ ईस्वी पूर्व से मुझे ध्यान आया कि मैंने आप लोगों को ईस्वी पूर्व समझाया था, तो उसमें बाय मिस्टेक बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। बोलने में लिखा सही था, बोलने में हो गई थी। तो एक बार देख लेते हैं। ये 0 हो गया। तो ये जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था यहाँ पर। जैसे कि हम इससे पहले के समय को बोलते हैं BC, बिफोर क्रिस्ट, और यहाँ पर AC बोलते हैं तो आफ्टर क्रिस्ट, यानी कि उन्हें सूली पे चढ़ाया था यहाँ पर। और ये प्लस में होते चले जाएंगे यहाँ पर सन। अब जो है 2025 है, और पहले जितना हम पीछे जाएंगे उतना ही ईसा पूर्व चले जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 ऐसे 100 200 ईस्वी पूर्व। तो इस तरीके से ये वाला तो हो गया ईस्वी पूर्व का समय, और ये हो गया ईस्वी का। तो इस तरीके से ये सही था। यहाँ पे मैं जन्म बोल गई थी, लेकिन यहाँ जन्म नहीं था। यहाँ पर क्रॉस पर जो उन्हें चढ़ा दिया गया था, यहाँ से टाइम पीरियड हम काउंट करते हैं कि बिफोर क्रिस्ट और आफ्टर क्रिस्ट का समय है। तो इस तरीके से ईसा पूर्व को और ईस्वी को हम याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे प्राचीन मानव सभ्यता के अवशेष या साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सबसे प्राचीन यानी कि विश्व में सबसे प्राचीन की बात हो रही है यहाँ पे। तो जेरिको, जेरिको में, ये कोलंबिया में है एक जगह का नाम। तो यहाँ पर जो है सबसे प्राचीन मानव सभ्यता के अवशेष या साक्ष्य मिले हैं। 1863 में मद्रास के पल्लावरम में, मद्रास में एक जगह है पल्लावरम, तो यहाँ पर प्रस्तरकालीन औजार इनकी खोज हुई। ये खोज की रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। अब देखिए, इसकी एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए। औजार फुट पर गिरे, बिल्कुल ऐसे ही, मैंने तो ऐसे ही बनाई हुई है, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं कि औजार जो है वो फुट पर गिरे। अब जो है आप इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो बड़ा इजी है इसको याद करना इस तरीके से। औजार फुट पर गिरी, यहाँ से फुट आ गया इसके नाम से, और औजार से आ गया भी। औजार की खोज हुई थी सबसे पहले, किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी 1863 में मद्रास के पल्लावरम से। तो ये जो है ये इसकी ट्रिक थी। ओके, अब जो है प्रस्तरकालीन चित्रों की खोज किसने की? देखो, ये तो औजारों की खोज थी, और अब ऐसे ही आ जाएगा कि चित्रों की खोज किसने की। तो चित्रों की खोज जो है वो कार्लाइल ने की थी, कार्लाइल। अब इसकी भी ट्रिक है, पहले देख लेते हैं। कार्लाइल ने 1880 में की थी। कब की थी? 1880 में। और कहाँ मिले थे ये चित्र? ये मिले थे मिर्जापुर में, मिर्जापुर में, यानी कि पूरे प्रागैतिहासिक काल में सबसे प्राचीन चित्रों की खोज कहाँ हुई? वो मिर्जापुर में हुई। मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो इसकी जो ट्रिक है वो यहाँ देखते हैं। ट्रिक क्या बनेगी इसकी कि यूपी से या मिर्जापुर से चित्र, एक मिनट, हाँ, चित्र कार में लाए, कार में लाए, लाई या लाई लिख सकते हैं। कार लाई है तो लाई लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक हो गई कि यूपी या मिर्जापुर से चित्र कार में लाए।
इस तरीके से बहुत इजीली दोनों को याद कर सकते हैं। इसमें औजार आ गया और इसमें चित्र आ गया, यहाँ पे कार आ गया और यहाँ पे फुट आ गया। तो हमेशा इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इनके आगे लिख भी देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अब चीज़ों को याद करने के लिए सन हो गई या किसी का नाम हो गया, उन सबको याद करने की सबसे अच्छी जो ट्रिक है या तरीका है वो है कि हम सीक्वेंस में लिख के उन चीज़ों को याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे सीक्वेंस में लिखा 1861, फिर 1863, फिर 1865, फिर 1880, फिर 1883। तो पहले हमने ये सन लिख लिए भाई, कितने हैं, 3 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो 5 हो गए टोटल। अब 1861 में क्या हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। 1863 में क्या हुआ, देखिए 61 है, 62 छोड़ दो फिर 63 हो गया, तो इसमें क्या हुआ, फिर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने औजार खोजी, औजार खोजे थे, तो इसमें औजार कौन सा था, सबसे पहले औजार कुल्हाड़ी। वैसे भी सबसे पहले कुल्हाड़ी का ही प्रयोग बताया जाता है, तो कुल्हाड़ी जो है इन्होंने खोजी 1865 में। फिर 63 के बाद 64 छोड़ दो फिर 65 आ जाता है, यानी कि एक एक स्किप करके 3 सन ऐसे याद हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जो है 1865 में HV पाइने, ठीक है, ये जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने हैदराबाद के पैठान में, हैदराबाद के पैठान नामक स्थान पर फॉसिल खोजे, फॉसिल होते हैं भाई, कंकाल होते हैं, कि कंकाल खोजे थे इन्होंने हैदराबाद में, क्योंकि जो साउथ साइड है वहीं पर सबसे पहले जो है इंसान बसा था अपने भारत में, तो सबसे ज़्यादा जो फॉसिल जो मिले हैं वो मिले हैं साउथ साइड में ही। तो हैदराबाद के पैठान में HV पाइने, देखिए इनका नाम ही पाइने है, यानी कि इनको वो चीज़ मिल गई, इन्होंने वो ढूंढ ली, बोल देते हैं ना कि ये चीज़ पा ली, तो ऐसे पाइने के नाम से आप इसे याद रखेंगे। 1880 में जो है कार्लाइल ने मिर्जापुर के चित्र खोजे थे, इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी कि चित्र जो है मिर्जापुर से कार में लाए, ठीक है। 1883 में कॉकबर्न, देखिए इन दोनों का नाम एक साथ आता है, कार्लाइल और कॉकबर्न का नाम, तो 1880 और 83। लेकिन अगर पूछा जाए कि चित्र किसने खोजे सबसे पहले, तो कार्लाइल का ही नाम आएगा। कॉकबर्न ने सिर्फ चित्रों को पहले देखा था, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी खोजबीन जो की थी वो कार्लाइल ने की थी। तो हरनी हरन में चित्र देखे थे किसने, कॉकबर्न ने 1883 में, और इन्होंने अपने एक जर्नल में, जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में जो है इन्होंने घोड़मंगर नामक जंगल से मिले हुए गेंडे का शिकार, ये चित्र मिला था घोड़मंगर से, गेंडे का शिकार, तो इसको जो है प्रकाशित किया किसने, जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, किसने, कॉकबर्न ने इसको प्रकाशित किया था। तो इस तरीके से सीक्वेंस में जब हम इन सबको लिख लेंगे तो हम इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। तो अपने ऐसे ही लिख के नोट्स में, और फिर इन्हें अगर आप 2 बार 3 बार अपनी रफ नोटबुक में इन्हें लिख लेंगे तो याद हो जाएंगी ये इजीली। अब बात करते हैं पुरापाषाण काल की। तो पुरापाषाण काल में जो है इस समय का मनुष्य जाना जाता था किस नाम से, पुरापाषाण काल का मानव जो जाना जाता था वो जाना जाता था क्वार्टिजाइट के नाम से। एक मिनट, क्वार्टिजाइट, क्वार्टिजाइट इस नाम से इस समय का मनुष्य जाना जाता था, ये तय है क्वार्टिजाइट। और आग की खोज कब हुई थी, तो आग की खोज जो हुई थी वो पुरापाषाण काल में ही हुई थी, पुरापाषाण काल में ही हुई थी, लेकिन इसका प्रयोग मनुष्य को कब करना आया, नवपाषाण काल में।
तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि आग की खोज किस काल में हुई थी तो वो आएगा पुरापाषाण काल, लेकिन अगर प्रयोग की बात की जाए तो वो नवपाषाण काल। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये रिपीट हुआ है 2 बार तो मैंने देखा है। तो आग की खोज पुरापाषाण काल और प्रयोग नवपाषाण काल, ये बिल्कुल साथ साथ आपको याद हो जानी चाहिए जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। ये पुरापाषाण काल की 2 ही चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। मध्यपाषाण काल की अगर बात करें तो वैसे तो ये कोई काल नहीं था, ये पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी कि उस टाइम पीरियड को हम मध्यपाषाण काल कह देते हैं, क्योंकि या तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं या उनमें बहुत सुधार है, लेकिन ये इनके बीच का समय इसको जोड़ने वाला है, इसलिए इसे मध्यपाषाण काल का नाम दे दिया गया। तो मध्यपाषाण काल में क्या हुआ कि जो मनुष्य थे उन्होंने अपने औजारों को सुडौल व ज्यामितीय रूप दिया। ठीक है, तो यानी कि अच्छी अच्छी थोड़ी सी शेप में सुधार कर लिया औजारों की और उन्हें अच्छे से थोड़ा थोड़ा मतलब शेप देने लग गए। अब इन औजारों को क्या बोलते थे, तो इन औजारों को माइक्रेलिथ बोला जाता था, माइक्रेलिथ। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे कि माइक्रेलिथ, ये एक बार नेट में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो माइक्रेलिथ किसे कहा गया, तो ये मध्यपाषाण काल के औजारों को माइक्रेलिथ कहा गया, या पुरापाषाण काल के औजारों को माइक्रेलिथ कहा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं नवपाषाण काल की तरफ। तो नवपाषाण काल को देख लेते हैं एक बार। अब देखिए नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में अगर उदाहरण मिलते हैं नवपाषाण काल के तो वो कर्नाटक में, जैसा कि मैंने बताया साउथ साइड में, तो बेलारी के आसपास के जगह पे जो है इनके साक्ष्य मिलते हैं हमें नवपाषाण काल के। खोज की अगर बात की जाए कि इस समय के इंसान की क्या उपलब्धि थी, क्या खोज उसने की थी, तो पशुपालन शुरू कर दिया था नवपाषाण काल में, और सबसे पहला जो पशु पाला गया था वो था कुत्ता। अब देखिए पहिए का आविष्कार किया गया था, बस्तियां भी बसानी शुरू कर दी थी, यानी कि समूह में रहना शुरू कर दिया था इंसान ने, औजारों को पॉलिश करना शुरू कर दिया था। मध्यपाषाण काल में हल्की सी शेप देनी शुरू कर दी थी औजारों को, लेकिन जो है पॉलिश जो है वो नवपाषाण काल में शुरू की। अब बर्तन बनाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि चाक का आविष्कार हो चुका था। इन्होंने कोशिश तो की थी मध्यपाषाण काल में बर्तन बनाने की, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उसमें जो है ये सफल नहीं हो पाया। और नवपाषाण काल में जो है चाक का आविष्कार होने के बाद जो है इन्होंने बर्तन बनाने शुरू किए, और कृषि की भी शुरुआत हो गई थी। पशुपालन के साथ साथ इन्होंने कृषि करना भी शुरू कर दिया था। तो यानी कि नवपाषाण काल में काफ़ी विकास हो गया था मनुष्य का, और उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु, तो मैं यहाँ पे धातु लिख देती हूँ, आप पूरी लाइन जो है अपनी लिख लीजिए कि सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सी थी, तो वो थी तांबा। तांबा प्रयोग किया गया था, और इसी की जो है कुल्हाड़ी हमें प्राप्त हुई है, कुल्हाड़ी, इसी की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी, तो ये याद रखेंगे। दूसरा जो है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ मिला, तो कृषि का प्रथम उदाहरण जो है, कृषि का प्रथम उदाहरण सबसे पहले कृषि कहाँ की गई, तो वो मेहरगढ़ में की गई थी, मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़ में की गई थी, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में है, पश्चिमी बलूचिस्तान में है। तो देखिए कृषि के लिए प्रथम जो है वो
मेहरगढ़ स्थान मिला है जहाँ पर कृषि के प्रथम उदाहरण या साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर कृषि की गई थी। ये जो उदाहरण मिला है सबसे पहला वो मेहरगढ़ में मिला है जो पश्चिमी बलूचिस्तान में है। अब चावल के प्राचीन उदाहरण जो मिले हैं कि चावल भी उगाया गया था, उसके प्राचीन जो उदाहरण मिले हैं वो कोलेढ़ावा इलाहाबाद यूपी में मिले हैं। आप इतना भी याद रख सकते हैं, इलाहाबाद यूपी में मिले हैं चावल के प्राचीन उदाहरण। कृषि जो अपनाई गई थी पहली फसल कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल कौन सी थी? वो गेहूं थी। और दूसरी कौन सी थी? जौ। यानी कि पहले नंबर पर कौन सी आ गई? गेहूं आ गई और दूसरे पर जौ आ गई। विश्व का पहला मानव जो है उसको क्या बोला गया है? प्राइमेट्स या जावा। प्राइमेट्स या जावा था जो अफ्रीका में था। यानी कि सबसे पहले मनुष्य का विकास कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ। और सबसे पहला जो पालतू जानवर बनाया गया था वो कौन सा था? कुत्ता था। अब देखिए 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने सिंघनपुर के शिलाचित्रों की खोज की। सिंघनपुर के शिलाचित्रों की खोज किसने की? डब्ल्यू एंडरसन ने। कब की? 1910 में। तो इसके लिए एक ट्रिक है, सिंग एंड सन। तो इससे इसे याद रखेंगे। देखिए एंडरसन, तो इसमें सन आ गया, एंड आ गया, एंड सन इसमें आ गया, तो ये हो गया एंडरसन के नाम से। और सिंघनपुर से सिंग ले लिया, तो सिंघनपुर एंडरसन। तो इस तरीके से इसे याद रखेंगे। अब देखिए 1922 में मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद के शिलाचित्रों की खोज की। तो इसकी जो ट्रिक है, तो इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है मनोरंजन के बाद होश आया। के बाद होश आया। तो देखिए मनोरंजन से मनोरंजन घोष हो गया और होश से होशंगाबाद हो गया। 1958 में भीमबेटका की खोज किसने की? वाकणकर ने की। तो इसकी ट्रिक जो है भीम वॉक करने गया। भीम वॉक करने गया। तो ये भी बहुत इजी है, इन तीनों को ऐसे याद कर सकते हैं, भीम से भीमबेटका और वॉक से वाकणकर। ठीक है, तो ये तीनों मैंने ट्रिक के लिए लिखे थे। बाकी इनकी डिटेल जो है अगली क्लास में जो है हम स्थान जो है प्रागैतिहासिक काल के उनको भी बड़े अच्छे से याद करेंगे मनोरंजनात्मक तरीके से। ठीक है, तो अपने अगली क्लास में जो है हम प्रागैतिहासिक काल के स्थानों के विषय में पढ़ेंगे, बात करेंगे और साथ साथ ही याद करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।